बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट किया है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें हमने पहले एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन वगैरह पढ़ी थी, फिर हमने एल्डिहाइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो कि उनके कार्बोनिल ग्रुप की वजह से डेवलप होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। फिर हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिएक्शन वगैरह को डिस्कस किया था। फिर हमने ये पढ़ा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का जब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो आगे फिर अल्कोहल्स वगैरह बन जाते हैं। तो इस तरह हमने फिर उसके बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे, तो जिनमें कैटालिस्ट जो होता है वो बेस जो होती है वो कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। फिर हमने कैटालिस्ट की पढ़ा था कि कैटालिस्ट वो होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। कैटालिस्ट का काम ये नहीं होता कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर दे, बल्कि कैटालिस्ट का काम ये होता है कि वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो इसी तरीके हम अब स्टार्ट करने लगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, जिनमें कैटालिस्ट जो होगा वो एसिड के तौर पर इस्तेमाल होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के जो रिएक्शन है वो कार्बोनिल ग्रुप जो उसके अंदर मौजूद होता है उसकी वजह से मोस्टली होते हैं। द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रोटॉन लिबरेटेड बाय एसिड, यानी सारों से पहले उसकी जो रिएक्शन की शुरुआत है यानी रिएक्शन की इनिशिएशन है वो स्टार्ट कब होता है जब एसिड की वजह से, एसिड के H पॉजिटिव आयंस के प्रोड्यूस होने की वजह से वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ये इन्हें प्रोटॉन एसिड प्रोटॉन वगैरह देते हैं, जैसे कि HCl हो गया, ये इसके अंदर भी H मौजूद होता है। विच कंबाइन विद कार्बोनल ऑक्सीजन, तो ये कार्बोनल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है। सारों से पहले ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ये कार्बोनल का ये ऑक्सीजन है तो इसके साथ ये अटैच हो गए। इसका जरिए बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये कार्बोनल पोल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो तकरीबन एक किस्म का ऑक्सीजन उस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा होता है, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, कार्बन की 2.5 होती है और ऑक्सीजन की तकरीबन 3.16 या 3 के करीब होती है। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो उसके बाद ऑक्सीजन इधर से हाइड्रोजन पॉजिटिव भी आया है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो ये ऑक्सीजन के साथ फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन के क्योंकि छठे ग्रुप से, तो जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन छठे ग्रुप से उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो लोन पेयर है उसके पास और 2 उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उतने वो बॉन्ड बना लेता है ये कार्बन के साथ, और दो लोन पेयर इसके पास मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इस जगह पर मौजूद होता है और एक इस जगह पर मौजूद होता है। अब 2 लोन पेयर इसके पास मौजूद है, तो जब 2 लोन पेयर मौजूद है तो अब इसने क्योंकि अपना एक लोन पेयर यूज करके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, अपना लोन पेयर को इस्तेमाल करके और अपने साथ उसको मिला दिया, तो ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन आयन क्रिएट हो गया और इसके पास डेफिशिएंसी ऑक्सीजन के ऊपर अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर यूज करके हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाया है। तो उसके बाद क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, तो अब क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अब ये एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऊपर से इसके ऊपर डेफिशिएंसी भी क्रिएट होगी, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन के ऊपर है भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर डेफिशिएंसी भी होगी, तो ये फौरन इस बॉन्ड को अपनी तरफ, अब न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा कार्बन के ऊपर तो ये वाला बॉन्ड टूट के फौरन ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से उसके बाद क्या होगा कि कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एक ही चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका रिएक्शन एसिड कैटालाइज के रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो इस तरीके से होता है। अब आगे वो कहता है कि देयर आर 3 टाइप्स, यानी इसके दिस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो मैं बता चुका, एंड द अटैक ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बिकम्स ईजी, तो फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से आगे कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। अब वो कहता है कि 3 किस्म की रिएक्शंस होते हैं, पॉलीमराइजेशन, उसके बाद एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से कहा जाता है NH3 हो गया, इसी तरीके से हाइड्रोजीन वगैरह हो गए, अमोनिया और इसके जो डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं NH2OH, तो इस तरीके से NH2 है NH2, तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो अमोनिया और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं जो अमोनिया से ड्राइव हुए हैं वो उनके साथ ये रिएक्शन करता है। उसके बाद एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की एडिशन वगैरह भी हो जाती हैं, जो ROH अल्कोहल्स वगैरह इनकी एडिशंस वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद वो कहता है पॉलीमराइजेशन, बोथ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटाफॉर्मल्डिहाइड एंड पैराल्डिहाइड। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आम होता है HCHO,
COOH, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये CHO इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है सिंपल एक कार्बन वाला है, जिसे मिथेनॉल भी कहा जाता है और फॉर्मल्डिहाइड भी कहा जाता है। ये अगर इसके 3 मॉलिक्यूल हों 3HCHO, इसके 3 मॉलिक्यूल हैं फॉर्मल्डिहाइड के, और वो रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, क्योंकि जारी बात एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो कैटलिस्ट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा। ये कंडीशन प्रोवाइड की, तो ये आपस में पॉलीमराइजेशन कर जाते हैं। एक CH2 इधर और एक ऑक्सीजन ये, एक CH2 इधर और फिर एक ऑक्सीजन ये, और 3 ऑक्सीजन और 3 CH2, तो ये मेटाफॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। मेटाफॉर्मल्डिहाइड यानी 3 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, और ये ऐसी एक रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन है एक किस्म का, क्योंकि 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी। उसके बाद इसे चेन साइकिल रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक साइक्लिक रिंग जनरेट होगी। उसके बाद इसी तरीके से ये तो एक फॉर्मल्डिहाइड था। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जैसे कि एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, तो ये आपस में इकट्ठे होते हैं, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, यानी क्योंकि एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, तो इससे भी ये पैरेल्डिहाइड बन जाता है CH3CHO, और इसी तरीके से H की जगह एक H की जगह बस वो लगता जाएगा, जिधर पहले एक H था इस CH2 था, इस जगह पर 2 का एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे। अब उस एक कार्बन की एक हाइड्रोजन की जगह, एक हाइड्रोजन तो एज इट इज उस जगह लगा रहेगा, और उस एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन की जगह एक CH3 ग्रुप लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा पैरेल्डिहाइड। पैरेल्डिहाइड। तो इसी तरीके से एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जा सकती है कि फॉर्मल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन से जो बनता है वो कौन सा होता है, वो मेटाफॉर्मल्डिहाइड होता है या पैरेल्डिहाइड होता है। तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन से मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनते हैं, और एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन पॉलीमराइजेशन से पैरेल्डिहाइड बनता है। और कंडीशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन होते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी ये जो दूसरे एसिड कैटालाइज रिएक्शन है इसमें एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं, यानी अमोनिया डेरिवेटिव्स की एडिशन होती है इधर। और है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कि हमने बेंजीन में पढ़ा था कि वो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह देते हैं, तो इसी तरीके से ये अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। उसके बाद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव्स टू फॉर्म द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड विद, यानी ये कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड विद आगे, यानी H के साथ कोई भी ग्रुप हो सकता है, यानी H के साथ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, H के साथ एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, बेंजीन भी, कोई भी चीज हो सकता है। रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन और एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज वाटर इज लॉस आफ्टर द एडिशन अकर। जैसे में हमने एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह में और कन-नीज़ारोज रिएक्शन वगैरह में भी बात पढ़ी थी कि एल्डोल कंडेंसेशन में जब 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक वाटर रिलीज हो जाता है, तो इसमें भी वाटर रिलीज होने की वजह से कंडेंसेशन हम कह सकते हैं। द जनरल रिएक्शन इज गिवन बिलो, यानी इनका जनरल रिएक्शन ये कि एक कार्बोनिल ग्रुप होता है COO, और इसकी जगह पे जारी बात H भी हो सकते हैं और R भी हो सकते हैं। अगर एक H आ जाते तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर दोनों साइडों पे आ रहे हैं तो वो एक कीटोन बन जाएगा। तो ये वही चीज़ है, दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बोनिल है तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि एक साइड से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने की वजह से। उसके बाद NH2 एक अमोनिया का डेरिवेटिव जो है वो अपने लोन पेयर को यूज करके ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर यानी कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो होगा यूं कि कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ OH चार्ज की जरिए बात है, ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो एक हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, अपने साथ मिला लेगा, और इस साइड पे नाइट्रोजन के पास अब 2 हाइड्रोजन होंगे, और नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना लोन पेयर यूज किया तो इधर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज भी आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद थे और एक ये वाला ग्रुप मौजूद है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज किया तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के ऊपर अटैक मारेगा तो डबल बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, और नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर OH आ जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रोजन का प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है और एक ग्रुप जो है कोई भी यानी हाइड्रोजन हो सकता है, इसकी जगह अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये अब इस जगह पर नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो होगा यूं ये वाटर बनकर इधर से लॉस हो जाएगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, कार्बन जिसे शिफ्ट बेस या इमीन वगैरह भी कहा जा सकता है। तो क्योंकि एक वाटर लूज हो चुका है और कंडेंसेशन तो इसे कहते ही हैं।
एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, क्योंकि अमोनिया इसके अंदर जाकर ऐड हो गई है। अब कार्बन का जो कार्बन डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी इसमें क्या हुआ, बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में कन्वर्जन होगी, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है और नाइट्रोजन उस जगह पर लग चुका है। तो ये एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन और रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। और अब ये जितने भी हैं वो सारों का जनरल मैकेनिज्म इसी तरीके से होगा। ये अगर हम इसके अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव हैं, ये अगर हम इधर लिख दें कि ये अगर फर्ज करो जनरल रिएक्शन है, तो अब क्या होगा कि इधर से फर्ज करो हाइड्रोजन है या कोई भी इस जगह पर हाइड्रोजन लगी हुई या मिथाइल ग्रुप लगा है, और इधर अमोनिया हाइड्रोक्सिल अमीन है। हाइड्रोक्सिल अमीन कहा जाता है NH2 और OH को, NH2 और OH, इसे हाइड्रोक्सिल अमीन कह देंगे। तो क्या बन जाएगा, इथानोल ऑक्साइम। और जरी बात है एसिड कैटालाइज तो H+ की मौजूदगी में ही होगा क्योंकि एसिड कैटालाइज है। और इधर भी क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन बन गया था और एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका था, यानी 2 हाइड्रोजन इधर से निकल चुके हैं। और इसमें से भी ये होगा, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और नाइट्रोजन के साथ एक OH आ जाएगा। इथानोल ऑक्साइम इसे कहा जाता है, इथानोल ऑक्साइम। ऑक्साइम इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन भी मौजूद है और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, और इथानोल क्योंकि ये 2 कार्बन वाले हैं। अगर फर्ज करो इधर एक कार्बन है और एक कार्बन इधर भी लगी हुई है, फर्ज करो मिथाइल की सूरत में, तो मिथाइल की सूरत में से इथानोल ऑक्साइम कह देंगे। वैसे इस जगह पर कोई भी हो सकता है। अब एक तो ये चीज थी। उसके बाद अगर इसी की जगह ये फर्ज करें मैं इधर से कार्बन हटा देता हूँ, तो असल में रिएक्शन यही होगा कि इधर से 2 H निकल जाएंगे। जनरल अगर देखा जाए याद करने के लिए, अगर जल्दी जल्दी करना है, जैसे एमसीक्यूज में अगर ये चीज़ आ जाए तो फिर क्या करना है कि इधर से एक ऑक्सीजन कार्बोनिल से हटा देनी है। अगर एसिड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाए, यानी कार्बोनिल का अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन आ जाए, तो टाइम कम हो, तो फिर ये वाला जनरल पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। फिर एमसीक्यूज में जारी बात है जल्दी करना है, तो इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दें, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दें, वाटर बन के निकल जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनना रहेगा। अब इसकी जगह अगर एक R ग्रुप आ जाए, R डबल बॉन्ड, और इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक R हो, तो क्या होगा कि NH2 और OH, और इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा, OH आ जाएगा, इधर से वाटर बन के लीव कर देगा, और इस कार्बन के साथ 2 R ग्रुप, और इस R की जगह और एक हाइड्रोजन लग जाए तो इधर भी एक हाइड्रोजन होगा R की जगह। अगर इधर भी हाइड्रोजन हो तो इस R की जगह पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो ये अमोनिया कार्बोनिल का या एल्डिहाइड कीटोन्स का अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। उसके बाद आगे आ जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। ये तो रिएक्शन था इसका अमोनिया डेरिवेटिव्स का, जनरल रिएक्शन तो वही है। अब आगे आ जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। ये हमने जो पढ़ा था ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ पढ़ा था। अब हम पढ़ने लगे हैं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। फिनाइल हाइड्राजीन का जो फार्मूला होता है वही होता है NH2 और PH, यानी C6H5 आगे लगा होता है। जरी बात है नाइट्रोजन के क्योंकि 3 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाए हो तो उसके एक लोन पेयर मौजूद होता है। और ये फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन अब हम पढ़ने लगे हैं मीथानॉल के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो इसका भी जनरल मैकेनिज्म वही है, ऊपर वाले जिस तरह हमने पढ़ा अभी कि NH2, ये NH2 है और ये NH है और ये फिनाइल है। इसमें से सारी बात है ये 2 H निकल जाएंगे और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और एक NH और एक साथ फिनाइल, ये बन जाएगा। और इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन, फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि इसको तो फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं और ये आगे यानी फिनाइल हाइड्राजीन लगी, और ये क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से है तो इसलिए ये फॉर्मेल्डिहाइड और आगे फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। इसी तरीके से अगर इस जगह पर एक R हो तो इधर भी एक R लग जाएगा, इधर एक H हो तो इधर एक H लग जाएगा, इधर एक R हो तो इस जगह पर भी एक R लग जाएगा। तो इसी तरीके से आगे आ जाते हैं रिएक्शन विद हाइड्राजीन्स। ये तो था फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। और अब आ जाते हैं हाइड्राजीन्स के साथ। हाइड्राजीन सिर्फ NH2 होते हैं, NH2। तो ये हाइड्राजीन है। जैसे हमने पहले हाइड्रोक्सिल अमीन को पढ़ा NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन को कहा जाता है NH2OH, हाइड्रोक्सिल और अमीन, क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए हाइड्रोक्सिल, और आगे क्योंकि अमोनिया अमीन है तो इस वजह से अमीन। ये फिनाइल हाइड्राजीन क्योंकि हाइड्राजीन के साथ फिनाइल जुड़ी है, ये सिर्फ सिंपल हाइड्राजीन है NH2। इसमें भी यही होगा कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है इसकी जगह कोई भी चीज लगी हो सकती है, R भी H भी हो सकता है, और रिएक्शन वही होगा, इधर से वाटर H2 निकलेगा वाटर बन के, और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और फिर आगे NH2। एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन इसे कह देंगे, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन।
एसिटल्डिहाइड, अगर इस जगह पर एक एक आर मौजूद हो, एक CH3 मौजूद हो, तो उस सूरत में क्योंकि 2 कार्बन वाला बन जाएगा, तो एसिटल्डिहाइड फिनाइल और हाइड्राजोन इसे कह देंगे। उसके बाद वाटर, जारी बात है, बाय प्रोडक्ट के तौर पर वाटर भी जनरेट होगा, तो ये भी MCQ में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन, अगर इस जगह पर इसको कहेंगे एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, अगर एक कार्बन जुड़ी हुई है, अगर दोनों साइडों में कार्बन है, ये कोई एसीटोन है जिसे कहा जाता है प्रोपेनोन, तो फिर कहेंगे एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन, फिर कह देंगे इसको फिनाइल, तो इधर सिंपल एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन, फिनाइल नहीं लिखेंगे, फिनाइल इसमें था जिधर जब हमने फिनाइल हाइड्रोजीन पढ़ी थी तब हमने कहा था फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजीन नहीं कहना। ये रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ हुआ जब NH2NH था, लेकिन जब रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बन चुका है उसमें हमने फिर हाइड्रोजीन नहीं लिखना बल्कि हाइड्रोजोन लिखना है, या फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। इसके बाद जब एसीटोन ने हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन किया, ये जो रिएक्शन कर रही है हाइड्रोजीन है, लेकिन जब बन जाएगा तो एसिटल्डिहाइड, तो हाइड्रोजोन लिखेंगे, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन जब 2 कार्बन वाला होगा, जब दोनों साइडों पे एक कार्बन ग्रुप है, अगर यानी एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो एसीटोन हाइड्रोजोन लिखेंगे, एसीटोन हाइड्रोजोन। इसी तरीके से एक और है 2,4-DNPH रिएक्शन विद 2,4-डाइफेनाइल हाइड्रोजीन, उसका भी जनरल रिएक्शन इसी तरीके से होगा। ये चीज है, खाली आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ये खास टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो वो कहेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन या हाइड्रोजीन, तो और एक साथ ऑप्शन होगा 2,4-DNPH। तो 2,4-DNPH जो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो होता है, ये इस्तेमाल होता है प्रेजेंस ऑफ यानी एल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी ये चेक करने के लिए कि सैंपल के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन मौजूद है या नहीं इस सैंपल के अंदर। बिकॉज 2,4-DNPH आर यूजली येलो और ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि ये येलो और इनका जो कलर होता है वो येलो या ऑरेंज होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इनकी जो स्टेट है यानी फिजिकल जो स्टेट होती है जो सॉलिड की, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो उसको ये उसमें ये सॉलिड है, और जो इसकी सॉलिड की टाइप्स होती हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, उसमें ये क्रिस्टलाइन होती है, और कलर इसका येलो और ऑरेंज है, तो येलो या ऑरेंज होता है। अब एसीटोन फार्मूला इसका भी वही है कि इसमें से भी वाटर बन गई, वाटर रिलीज होगा, तो आप लोगों को इस साइड पे वही चीज़ है कि कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद है, इस आर हाइड्रोजन की जगह कोई भी कार्बन के साथ जो ग्रुप्स हैं वो आर भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन और NH2 इस साइड पे होगा, NH2NH, क्योंकि 2 बॉन्ड इधर पूरे हो गए, और एक जो आगे पीछे फिनाइल लगा हुआ है, और इसके साथ 2,4-DNPH 2,4-डाइनाइट्रो, तो एक नाइट्रो इधर लगा हुआ है और दूसरा नाइट्रो इधर लगा हुआ है, इसे कहा जाता है 2,4-DNPH। तो इसमें से भी होगा यही कि इसमें से एक वाटर बन के निकलेगा, और पीछे कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और NH, और पीछे एक फिनाइल ग्रुप मौजूद है, और NO2 एक इधर मौजूद है और एक इधर मौजूद है, और इसमें से भी होगा जी कि वाटर बन के निकल जाएगा, और कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड टूट जाएगा। असल वजह वही है कि इधर से भी नाइट्रोजन ने, जो हाइड्रोजन वाला नाइट्रोजन है, उसने डबल बॉन्ड के थ्रू कार्बन, सारे में मैकेनिज्म एक ही फॉलो होगा, नाइट्रोजन अपना न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, वो नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ मिला लेगा, और डबल बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, और नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। फिर एक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, वो वाटर बन कर रिलीज कर जाएगा, इस तरीके से कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 2,4-DNPH के साथ भी इसका यही रिएक्शन होगा, तो ये जब बन जाएगा, तो अगर इस दोनों साइडों पे कार्बन कार्बन मौजूद है, एक एक मिथाइल ग्रुप है, अगर एक एक वाला, तो उसे हम कह देंगे एसीटोन 2,4-DNPH, और अगर इसी तरीके से एक साइड पे तो मिथाइल ग्रुप है और एक साइड पे हाइड्रोजन है, तो उसे हम कह देंगे एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH, यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब आगे आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया रिएक्शन। मैकेनिज्म वही है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन, इसमें एक तो रिएक्शन हमने ये पढ़ा है सिंपल, अब इसका मैकेनिज्म दोबारा स्टडी कर लेते हैं। ऊपर वाला जो है वो ये वाला मैं रेज कर रहा हूँ। अब आगे आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स का मैकेनिज्म क्या है। वही चीज़ है कि ऑक्सीजन का
अब ये तो था अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन था। अब होता क्या है कि कार्बोनिल का पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड कैटालाइज था तो एसिड कैटालाइज ने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, एसिड कैटालाइज ने हाइड्रोजन H प्रोवाइड किया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ऑक्सीजन क्योंकि अपने लोन पेयर के थ्रू हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ एक प्लस का चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। जब प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, जब प्लस का चार्ज इधर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड अपने बना लिए, तो होगा यूं कि ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाए तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, तो ये डबल फौरन उसी टाइम डबल बॉन्ड अपने साथ मिला लेगा। तो जब ये डबल बॉन्ड अपने साथ मिलाएगा तो कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसने डेफिशिएंसी अपनी पूरी कर ली है। तो अब कार्बन एक कार्बोकैटाइन है, ये इंटरमीडिएट के तौर पर इस्तेमाल होता है, रिएक्शन के दौरान ये बनने वाला एक इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकैटाइन इसे कहा जाता है, जिसमें जो टर्शियरी कार्बोकैटाइन वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से कम स्टेबल होता है, फिर प्राइमरी कार्बोकैटाइन से कम स्टेबल होता है, फिर मिथाइल जो कैटाइन होता है वो सर्व से कम स्टेबल होता है, यानी टर्शियरी कार्बोकैटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये इधर देखा जाए तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, तो ये भी स्टेबल है। तो बहरहाल ये ऑक्सीजन से, अब ये वाली जो थी ये अनस्टेबल था बहुत ज्यादा, और ये अब अनस्टेबल से रीअरेंज होकर स्टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड उसने तोड़ दिए। तो अब एक तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर ये एक्ट कर रहा है। अब नाइट्रोजन के साथ जो 2 ग्रुप है, कोई भी जो अमोनिया के डेरिवेटिव है, जैसे कि हमने भी मुख्तलिफ रिएक्शन पढ़े, तो नाइट्रोजन के ऊपर हमें पता है एक लोन पेयर है, तो ये एक एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, ये सारी बात है। तो न्यूक्लियोफाइल ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यूज करके कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, तो कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन H और ये ग्रुप NH2 और ग्रुप कोई भी जो लगा है, चाहे अल्काइल ग्रुप है, फिनाइल है, कोई भी है, वो जाकर जुड़ जाएगा, और इसके साथ O और H और ऑक्सीजन कार्बन का जो प्लस का चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। अब हमें पता है कि कार्बन के साथ H आगे वाला रिएक्शन जो है वो यही है कि कार्बन के साथ अब नाइट्रोजन के साथ एक H मौजूद है और कार्बन के साथ एक OH मौजूद है, जैसे इधर हमने पढ़ा है कि कार्बन के साथ एक H मौजूद है और OH मौजूद है, और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो इधर से वाटर बन के निकल जाएंगे, यानी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले OH निकल जाएंगे, और फिर नाइट्रोजन का एक H रह जाएगा और एक ग्रुप रह जाएगा, और नाइट्रोजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और बाकी ये 2 ग्रुप जुड़े हैं। तो ये इसका जनरल रिएक्शन है कार्बन के, यानी ये 4 बॉन्ड बने हैं, 2 नाइट्रोजन के साथ बने हुए और 2 सेपरेट बॉन्ड बने हुए, और ये इस तरीके से इसका जनरल मैकेनिज्म है, सारों में यही होता है। उसके बाद आगे आ जाता है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अब आगे आ जाता है अल्कोहल की एडिशन, यानी अल्कोहल किस तरह ऐड होते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड कंबाइन विद अल्कोहल, एल्डिहाइड जो होते हैं ये अल्कोहल से कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी ये एसिड, क्योंकि हम एसिड कैटालाइज पढ़े हैं तो कैटालिस्ट के तौर पर एसिड ही होगा कैटालिस्ट के तौर पर, और वो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। गैस यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी टू फॉर्म एसीटाल, और वो एसीटाल बना देगी। एसीटाल क्या होते हैं कि दोनों साइडों पे कार्बन के दोनों साइडों पे एक अल्कोक्सी ग्रुप जब भी जुड़ा होता है, ये तो हमने पढ़ लिए अमोनिया के डेरिवेटिव्स। एसीटाल जो होते हैं कि कार्बन ने 4 बॉन्ड जो बनाए होते हैं उसमें से जो 2 बॉन्ड होते हैं वो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ होते हैं, जो कि एक अल्कोक्सी ग्रुप है, यानी एक कार्बन के साथ OR इधर होगा और एक ये इथॉक्सी इधर होगा, इसे कहा जाता है एसीटाल्स वगैरह, इनको कहा जाता है कीटाल्स वगैरह, एसीटाल्स वगैरह। तो अब होता यूं है कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड एज कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है, एक ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साथ 2 अल्कोहल्स ऐड किए जाते हैं, 2C2H5OH, 2C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। तो कार्बन का एक इथॉक्सी ग्रुप इधर जाकर जुड़ जाता है C2H5, और एक O C2H5 इधर जाकर जुड़ जाता है, और इधर से अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, इधर से एक ऑक्सीजन यानी वाटर इधर से निकल जाता है, प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। तो उसके बाद द रिएक्शन में भी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप, यानी इस रिएक्शन ये क्या होता है, ये रेट्रो केमिस्ट्री वगैरह में अंदर ये बात पढ़ी जाती है रेट्रो सिंथेसिस वगैरह के अंदर, कि इनकी प्रोटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए ये चीज इस्तेमाल होती है। फर्ज करें किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप,
अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला रिएक्शन जो है ये एल्डिहाइड की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी फर्ज करें कोई भी एक कंपाउंड है, उसमें एक एल्डिहाइड भी मौजूद है और एक कोई और कंपाउंड भी मौजूद है, एल्डिहाइड भी मौजूद है, यानी मुख्तलिफ आप लोगों को पता है CHO फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो उसमें से वो क्या है ना कि इस एल्डिहाइड की प्रोटेक्शन ग्रुप में फर्ज करें एक कंपाउंड है, उसकी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवानी है, तो जरी बात है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो एक ही कंपाउंड है लेकिन हम उसमें चाहते हैं कि वो किसी और फंक्शनल ग्रुप के, उसके अंदर OH भी मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद है, कार्बोनल भी मौजूद है और एक COH एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है, और हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ ना करे। तो हम फिर क्या करेंगे, उसकी एल्डिहाइड की पहले प्रोटेक्शन करवा लेंगे, ताकि जिस कंपाउंड की हमने रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं उसमें एल्डिहाइड मौजूद है, तो एल्डिहाइड भी जारी बात है जब हम वो कोई चीज़ डालेंगे, दूसरा रिएजेंट डालेंगे, वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि एल्डिहाइड के साथ वो रिएक्शन करे, तो इसलिए हम पहले एल्डिहाइड की प्रोटेक्शन करवा लेते हैं, अल्कोहल वगैरह ऐड कर देते हैं, तो वो एसीटाल बना देते हैं। इसे कहा जाता है एसीटाल और कीटाल, वो एक थॉक्सी ग्रुप बन जाता है, एसीटाल बन जाता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप एक एसीटाल के अंदर कन्वर्ट। अब ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन होगी, अब वो कार्बोनिल के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अब उस जब ये एसीटाल बन गया, अब उसी सैंपल के अंदर, उसी कंपाउंड के अंदर हम जो जिस रिएजेंट का हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं वो हम रिएक्शन करवा लेंगे। फिर जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो अब अल्कोहल की दोबारा हम इसकी डी प्रोटेक्शन कर लेंगे। इसकी जब डी प्रोटेक्शन करेंगे तो ये दोबारा कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो इसकी दूसरी लंबी चेन है, फर्ज करें कोई भी लंबी चेन थी जिसके साथ इसके साथ और भी चीजें मौजूद थी, OH मौजूद था, किसी और जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद था, और इसने फिर जाके ये किसी और जगह पे यानी OH के ऊपर जाकर रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन इस साइड पे बार प्रोटेक्शन होगी थी, तो इस साइड पे हमें वो वाला कार्बोनिल ग्रुप दोबारा मिल गया, इसकी हम डी प्रोटेक्शन कर लेंगे तो हमें ये वाली चीज दोबारा मिल जाएगी, कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर डी प्रोटेक्शन की बगैर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो कार्बोनिल के ऊपर भी रिएक्शन कहा जाता है और ऑक्सीजन और इसके ऊपर भी रिएक्शन कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर भी। लेकिन जब हमने प्रोटेक्शन करवाई है तो वो दूसरे ग्रुप के ऊपर, तो उसी चेन के दूसरे ग्रुप के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर तो अटैक करके रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन कार्बोनिल की चूंकि हमने प्रोटेक्शन कर ली थी तो इसके ऊपर वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये इसलिए रेट्रोसिंथेसिस वगैरह के अंदर जब कोई नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस वगैरह करनी हो या रिएक्शन रेट्रोसिंथेसिस वगैरह पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से डी प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन वगैरह करवाई जाती है मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स की। तो अब आगे आ जाते हैं, वो यही कहते हैं कि इसकी एसीटाल बन जाएगा 1,2-डाइथॉक्सी इथेन भी इसे कहा जाता है। अगर दोनों एक साइड पे कार्बोनिल मौजूद है, अगर फर्ज करें एक कार्बन इधर मौजूद है और एक कार्बन, तो इसे 1,2-डाइथॉक्सी इथेन भी कह देंगे, क्योंकि इथेन 1,2-डाइथॉक्सी 1,1-डाइथॉक्सी इथेन, यानी एक ही चेन है इसमें, जरी बात है इधर हाइड्रोजन है, पहले जो कार्बन है उसी के ऊपर दो थॉक्सी ग्रुप लगे हुए, तो 1,1-डाइथॉक्सी और इथेन, क्योंकि ये दो कार्बन है तो इसलिए 1,1-डाइथॉक्सी इथेन इसे कह देंगे। अब द रिएक्शन में बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू रीजनरेट द एसीटाल इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। यानी दोबारा इसकी जब डी प्रोटेक्शन करनी होगी तो वही चीज कि दोबारा जब इसकी डी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी तो सिंपल आपने सिर्फ वाटर कर देना है, वाटर ऐड कर देना है, हाइड्रोक्सिस इसकी होगी और दोबारा जो एथॉक्सी ग्रुप है वो दोबारा कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इथेनॉल दोबारा में वापस मिल जाएगा C2H5OH। अब आगे आ जाता है कि कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशंस, यानी कीटोन्स होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते इन कंडीशंस में, तो यानी ये एल्डिहाइड की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो relative reactivities overall a simple nucleophilic addition can be represented with curly arrows, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर्ली एरो से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे कि हमने पहले भी अभी रिएक्शन पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इस जगह पर जाकर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इधर से जो होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ जो भी चीज मौजूद है इसके साथ H आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, ये H गेन कर लेगा और इसके साथ H आ जाएगा। तो ये इसका सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और द reactivity of aldehyde ketones can be easily rationalized by considering the important resonance contributor which has a चार्ज सेपरेशन विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीजन। यानी वो ये कहते हैं कि अगर इस साइड पे कोई भी कार्बोनिल दो अल्काइल ग्रुप कोई भी जुड़े हैं तो ऑक्सीजन के जब दो बॉन्ड बनाते होते हैं तो उसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, तो ये रेजोनेंस का साइन है, ये रेजोनेंस करता है, यानी ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, तो ये कार्बोकैटायन एक जनरेट हो जाता है।
और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है और ये उसी टाइम में फिर कार्बन के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा होता है। अब वो कहते हैं कि इन जनरल रिएक्टिविटी आर्डर, यानी न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्टिविटी का आर्डर है, यानी एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है या कीटोन, तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि कीटोन इसलिए कम रिएक्टिव है क्योंकि कीटोन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो इसके पास एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। तो इधर अगर मैं इसी को कीटोन को खोल कर लिखूँ तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। जब ये न्यूक्लियोफाइल आकर इसके ऊपर अटैक करने लगेगा तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, इधर से भी नहीं न्यूक्लियोफाइल आ सकेगा, इधर से भी न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकेगा, एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। और ऊपर से तो उसने वैसे भी नहीं आना, यानी उसने कार्बन को अटैक करना है अगर। और वैसे अगर जो सिंपल फॉर्म एल्डिहाइड होता है उसमें जब एल्डिहाइड होता है, क्योंकि एक साइड पे हाइड्रोजन होता है तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आगे अटैक कर सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, यानी किसी भी साइड से आकर आसानी से अटैक कर सकते हैं। इसलिए एल्डिहाइड्स का रिएक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और कीटोन थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब द साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू कार्बोनल लार्जर ग्रुप विल टेंड टू स्टेरिकली हिंडर, वही स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्काइल ग्रुप्स आर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सो दे मेक द कार्बन इन द कार्बोनिल लेस इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर तो है लेकिन वीक इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो कार्बोनिल को लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना देते हैं, देयरफॉर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। जरी बात है, अगर ये एक कम इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो जहर इधर से भी डोनेट कर देंगे, इस साइड से भी डोनेटिंग होगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इसे नहीं कर देंगे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर इसी की जगह मिथाइल की जगह ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, फर्ज करें एक साइड पे तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड पे एक जुड़ा हुआ हो, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो या एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ, NO2 अगर कोई जुड़ा हो, तो वो सारी बात है, एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस हिसाब से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्रिएट ज्यादा होगा, क्योंकि इस साइड से भी या इस साइड पे अगर क्लोरीन ही लगा दें, और क्लोरीन हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस साइड से अपनी तरफ आ रही होगी, और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस का चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव को तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि डेफिशिएंसी ज्यादा क्रिएट होगी। लेकिन इस साइड पे अब दोनों, क्योंकि इस साइड पे अगर कोई विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, NO2 हो गया और ये जुड़ा हो, क्योंकि ये विद ड्रॉकार होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, या फ्लोरीन वगैरह जो है। लेकिन जो हेलोजन है उनका एक अलग केस आ जाता है क्योंकि उसके पास 3 नॉन पेयर होते हैं, क्योंकि वो देह भी होते हैं, लेकिन फिर वो आगे फिर 3 नॉन पेयर होते हैं तो वो डोनेट भी कर देते हैं अपना नॉन पेयर, तो इस वजह से उनका एक अलग केस आ जाता है। लेकिन जो इधर से उसके अलावा हेलोजन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो फिर वो कार्बोनिल के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं, तो एज ये गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर फिर एक्ट करते हैं। तो उसके बाद आगे आ जाता है मिथेनॉल जो होता है, द टेंट्स आर सपोर्टेड बाय टेंट्स इन इक्विलिब्रियम डाटा फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, यानी हाइड्रेट की परसेंटेज जो मिथेनॉल होता है वो ज़्यादा बनाते हैं। उसके बाद इथेनॉल जो होता है वो 50% बनाते हैं हाइड्रेट, और 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल जो होता है वो 19 बनाता है, और प्रोपेनॉन जो होता है जो कि कीटोन है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और वो 0.14 बनाता है। आगे आ जाती है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिडक्शन के मुख्तलिफ तरीके हैं, पहली बात है कुछ तो मैंने पहले भी बताए थे, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन से अल्कोहल वगैरह जनरेट हो जाते हैं, तो हम इसमें ये भी आ सकता है कि रिडक्शन भी हो जाती है एल्डिहाइड और कीटोन की, और इनका जो रिडक्शन भी हो जाती है और ये कन्वर्जन भी इसे कह सकते हैं, यानी ये अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे से तो मेन इसका जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि RCOOR, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये नेगेटिव कार्बन के ऊपर अटैक करता है, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ जाता है, OMgX और R, इस साइड पे एक R ग्रुप जुड़ जाता है। अब वो वाला OR वाला बॉन्ड जब इसकी प्रोटोनेशन होती है OH, तो हाइड्रोजन को अपने साथ में ला लेते हैं और ये टर्शियरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जरी बात है, इस R की जगह अगर H हो तो एक इधर H होगा, इस R की जगह पे भी H हो तो दोनों साइडों पे HH आ जाएगा, दोनों साइडों पे R की जगह बस HH आ जाएगा, इसी जगह H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, तो यानी ये अल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स होते हैं। इसी तरीके से जो अगर कीटोन्स वगैरह या कोई भी कार्बोनिल ग्रुप वगैरह रिएक्शन जब करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ, तो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं
तो एक जगह पे H आ जाता है और एक जगह पर OH आ जाता है, यानी लिथियम अल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जारी बात है इसके पास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर देख कर बताना हो तो साफ पता चल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस कर दें। और रिडक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ये रिडक्शन है। तो ये दूसरों को रिड्यूस कर देता है, दूसरों के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा देता है, इसके पास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, ये इसकी रिडक्शन करवा देगा। HO के साथ H आके जुड़ जाता है और एक H इधर आके जुड़ जाएगा। ये इस जगह पर कोई भी चीज मौजूद है, एक H इधर आके नीचे जुड़ जाएगा, O के साथ एक H आ जाएगा, तो इसने इसे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से अगर लिथियम अल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड या NaBH4 हो तो इन सारों के केस में यही होगा कि एक R ग्रुप जो एक H एक साइड पे H आएगा और एक साइड पे OH आके जुड़ जाएगा। फर्ज करो इसी जगह पे अगर एक H हो तो इस कार्बन की जगह एक H आएगा और ये OH, इसी की जगह एक R अगर हो तो फिर इस कार्बन के साथ एक R आ जाएगा और एक H और OH इस बार इन सारों के अंदर ऐड होगा। अब अगर दोनों साइडों पे R ग्रुप जुड़े हैं, RCOOR, तो फिर R इस साइड पे भी होगा, इस साइड पे भी, और ऊपर OH और एक इस साइड पे H आ जाएगा, यानी कीटोन है। तो सारी बात है ये फिर एक टू प्रोपेनॉल बन जाएगा, यानी टू के ऊपर टू प्रोपेनॉल बन जाएगा, क्योंकि टू के ऊपर प्रोपेनॉल इस वजह से क्योंकि तीन कार्बन है। अगर इस R की जगह एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो तीन कार्बन है, और टू के ऊपर अगर जब नंबरिंग करेंगे तो दूसरे कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसलिए इसे टू प्रोपेनॉल कहेंगे। तो ये इसके मुख्तलिफ रिडक्शन थी, इसकी रिडक्शन आसान है। आगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मोस्ट रेडिली रिड्यूस विद हाइड्राइड एजेंट्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की आसानी से रिडक्शन हो जाती है। लिथियम अल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड NaBH4 ये एज अ सोर्स ऑफ चार हाइड्राइड आयन की सोर्स है, ये चार हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ओवरऑल 2 हाइड्रोजन एटम्स एडेड टू कार्बोनिल टू गिव HCOH, यानी दो ओवरऑल यानी ये होते हैं 2 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। एक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। हाइड्राइड रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू गिव अल्कोहल। वही बात के इन सारों के अंदर हाइड्राइड आयंस वगैरह ऐड होकर इन्हें अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन कार्बन, तो ये भी हमसे क्यों पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है। तो सारी बात एक +1 भी यानी -1 भी इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है, जैसे कि हेलोजन की और इसकी हाइड्रोजन की एक चीज़ ये भी सेम है। एक तो ये चीज़ सेम है कि दोनों सारी बात है नॉन मेटल होते हैं, और दूसरी बात ये चीज़ सेम है कि दोनों की वैलेंसी -1 होती है। वैसे हाइड्रोजन जो होता है वो नेगेटिव सारी बात है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके होता ही एक इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज नहीं करता, वो शेयरिंग करता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये जो केस है मेटल हाइड्राइड्स का केस है, जब ये हाइड्राइड की फॉर्म में होता है तो तब क्योंकि मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो उस हिसाब से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और मेटल्स जो होते हैं उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट रूल उनका मुकम्मल हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्राइड है, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो गेन करके डुप्लेट मुकम्मल कर लेगा, तो सोडियम के फिर आखिरी शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जो कि ऑक्टेट रूल उसका मुकम्मल हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्राइड के केस में, यानी जो मेटल हाइड्राइड के केस में, उसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है -1 होती है, और ये चीज़ दोनों में कॉमन है, हैलोजन में भी उसमें भी, कि दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों के ऊपर -1 की वैलेंसी होती है। सब्स्टिट्यूट ऑन द कार्बोनिल टेल द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट अल्कोहल, जो कार्बोनिल का जो साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो फिर नेचर बताएंगे। अल्कोहल का नेचर क्या है कि अगर इस साइड पे दोनों साइडों पे H है तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर एक साइड पे H है और एक साइड पे R है तो वो एक प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और अगर दोनों साइडों पे R ग्रुप है तो वो एक सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। इस तरीके से यानी ये टर्शियरी अल्कोहल नहीं दे सकते, सारी बात है, क्योंकि एक जब लिथियम अल्युमिनियम टर्शियरी अल्कोहल उस केस में दे सकते जब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं। वैसे कीटोन के जब लिथियम अल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से रिएक्शन होगा तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल तक ये जाएगा। रिडक्शन ऑफ मिथेनॉल गिव्स मेथनॉल, सारी बात है एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल बनते हैं, तो मिथेनॉल की रिडक्शन से मिथेनॉल बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ अदर एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, जो मैं बता चुका हूँ, कीटोन के रिएक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, लेकिन कीटोन की जब रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से करवाया जाए तो फिर उससे हम टर्शियरी अल्कोहल भी ले सकते हैं। एसिडिक वर्क ऑफ कन्वर्ट्स इंटरमीडिएट मेटल अल्कोक्साइड साल्ट इनटू डिजायर्ड अल्कोहल, सारी बात यानी अल्कोक्साइड जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि जब एसिटाल बन जाता है तो एसिटाल की हाइड्रोलिसिस से फिर दोबारा वो अल्कोहल दोबारा एसिटाल के हाइड्रोलिसिस से दोबारा हमारे पास कीटोन और अल्कोहल वगैरह मिल जाते हैं यूजिंग कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स। अब वो कहते हैं कि सायानोहाइड्रिन फॉर्मेशन,
यानी ये हमने बेस कैटालाइज में भी ये बात पढ़ी थी, बेस कैटालाइज रिएक्शन में भी ये बात पढ़ी थी कि साइनोहाइड्रिन वगैरह वो देते हैं बेस कैटालाइज में, ये हमने बात को डिस्कस किया था। तो ये एक जब कार्बोनेट जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक साइनोहाइड्रिन बन जाता है, कार्बोनेट के साथ एक जगह OH आ जाता है, एक कार्बन के साथ साइनाइड बन जाता है। ये हमने न्यूक्लियोफिलिक बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी ये हमने बात पढ़ी थी कि ये साइनोहाइड्रिन वगैरह बनाते हैं। अब ये एसिड कैटालाइज में भी हम ये पढ़े कि ये एक साइनोहाइड्रिन बना देते हैं जब कार्बन के साथ एक साइनाइड लगा होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। उसके बाद अब अगर इन जरी बात है इसके साथ हाइड्रोजन है तो इस साइड में भी एक हाइड्रोजन मौजूद होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ सकता है। जब इस साइड पे दोनों जगह पर एक अल्काइल आर ग्रुप होगा तो इस साइड पे भी आर और आर होगा। अब एक साइड पे आर और एक साइड पे एच हो तो इस साइड पे भी यही केस होगा, आर के साथ एच। यानी रिएक्शन सिर्फ यही होगा कि इस एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बाकी जो साइनाइड है वो कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो उसमें अब यही चीज होती है, इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है कि ये एक RCOOH कोई भी एक एल्डिहाइड हमने लिए, उसका जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे HCN के साथ तो होगा यूं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड टूट के इधर ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। यानी एक कार्बन क्योंकि एक पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये बॉन्ड एक्ट करेगा और ये फिर कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा और डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे और ये कार्बन के साथ जाकर हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा और एक साइनाइड भी जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसके साथ एक साइनाइड आके जुड़ जाएगा, साइनाइड, क्योंकि साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है बेसिकली। क्योंकि कार्बन जो हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज है, साइनाइड के ऊपर फिर हम पार्शियल नेगेटिव का चार्ज कहेंगे, क्योंकि जरी बात है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन का भी एक इसकी बॉन्ड को अगर हम वैसे खोल के लिखें तो जरी बात है कार्बन की इधर से नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और बाकी नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो ये है और बाकी एक जो लोन पर बच गया वो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। ये कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट है और हाइड्रोजन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट है। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड का ये बॉन्ड है कोवेलेंट। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हुआ है साइनाइड के ऊपर, तो साइनाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, साइनाइड जो होगा ये कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट कर लेगा, जरी बात है प्रोटोनेशन होगी, सिंपल प्रोटोनेशन जब होगी तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये एक साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म था, ये जनरल रिएक्शन था और ये इसका मैकेनिज्म था। अब आगे आ जाते हैं यूजिंग नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होता है, इमीन्स बन जाती हैं। इमीन वही चीज यानी कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, उसमें भी यही चीज है कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड। अब ये भी एक एल्डिक कीटोन मौजूद है प्लस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन डेरिवेटिव्स RNH2 प्राइमरी अमीन डेरिवेटिव। और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जब कीटोन जब रिएक्शन करता है प्राइमरी अमीन से या प्राइमरी अमीन के डेरिवेटिव से तो क्या बनता है, तो ये एक इमीन बन जाती है। एमसीक्यूज में ऑप्शन होगा अमाइंस का बनती है, साइनोहाइड्रिन बनता है या इमीन बनती है या शिफ्ट बेस बनती है, क्या चीज बनती है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये एक इमीन बनती है यानी कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड एक बन जाता है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड। और ये वाटर जरी बात है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये वाटर रिलीज हो जाएगा और कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और प्लस वाटर रिलीज हो जाता है और इसको कहा जाता है इमीन्स। कार्बन और नाइट्रोजन के साथ एक आर भी मौजूद है, अगर एक ये आर मौजूद है इसका कहा जाता है इमीन। कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को इमीन कहा जाता है। अब वो कहते हैं प्राइमरी इमीन जो होते हैं RNH2 हो गया, एराइल अमीन हो गया, अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एल्डिहाइड और कीटोन्स टू गिव कार्बिनोल अमीन, यानी ये रिएक्शन करते हैं तो और कार्बिनोल अमीन दे देते हैं विच देन डिहाइड्रेट। और फिर जरी बात है डिहाइड्रेशन होती है
क्योंकि वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है जब इसका मैकेनिज्म, ये तो हमने जनरल पढ़ा है। फिर वही बात है कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक का बॉन्ड के एक के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है और एक के ऊपर एडजेसेंट, एक के ऊपर हाइड्रोजन होता है और एक के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल एडजेसेंट आ जाते हैं, यानी एक के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुआ उसके साथ वाले के जो भी एलिमेंट है उसी के ऊपर ही हाइड्रोक्सिल लगे हुए, तो वो वाटर बन के डिहाइड्रेशन करे जाते हैं। तो उससे फिर ये डिहाइड्रेशन हुई, ये वाटर निकल गए, तो ये मीन्स वगैरह बन जाते हैं। द रिएक्शंस आर यूजुअली कैरिड आउट ऑन एसिडिक बफर। जारी बात है, फिलहाल एसिड कैटालाइज बने तो उसका यही मतलब है कि कैटलिस्ट के तौर पर एसिड ही इस्तेमाल होगा, जो कि सोर्स होगी एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करने के लिए। इन एसिडिक बफर टू क्रिएट द, और बफर वो होते हैं जो बैलेंस वगैरह करने के काम आते हैं, जो बैलेंसिंग वगैरह पीएच वगैरह को बैलेंस कर, अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे कम करने के लिए, अगर कम हो जाते हैं तो उससे ज़्यादा करने के लिए। इसीलिए जो बफर वगैरह होते हैं ऐसी तरीके से एसिडिक बफर होते हैं, कुछ बेसिक बफर होते हैं। तो टू एक्टिवेट द कार्बोनिल एंड फैसिलिटेट डिहाइड्रेशन बट विदाउट इनहिबिटिंग द न्यूक्लियोफाइल system of general type ZnH2 undergo this type of reaction and can be used। उसके बाद आगे आ जाता है यूजिंग ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स। अब ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल ये तो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि ये जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन साइनाइड भी एक, ये जो था ये एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल, कि उसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है कार्बन वगैरह। और अब नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि ये अमीन है और ये अमोनिया प्राइमरी अमीन है, ये अटैक कर रहे हैं, तो ये एज अ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल है, क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। अब हम ऐसा न्यूक्लियोफाइल का एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करवाने लगे जिसमें ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल होगी, यानी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद हो, तो उसमें हम ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल कह देंगे। जैसे कि सिंपल RCOR कोई भी कीटोन है उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें। अब इसके अंदर जरी बात है वाटर हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये वो मौजूद है। अब RCOR एक के साथ OH आके जुड़ जाएगा और दूसरे के साथ भी OH आके जुड़ जाएगा, यानी 1,1,2,2 इसका अगर नेम दें तो हम इसे कह सकते हैं कि 2,2 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी 2,2 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोपेन और 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी, लेकिन प्रोपानोल हमने लिखना है प्रोपानोल, क्योंकि ये एक अल्केन भी मान रहा है। 2,2 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं और प्रोपानोल भी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक प्रोपानोल है और उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सी भी मौजूद है, 2 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपानोल। इस तरीके से हम इसका नाम मुख्तलिफ दे सकते हैं, पर यानी इसके अंदर एक डाइहाइड्रोक्सी बन जाएगा, क्योंकि ये एज ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर ऑक्सीजन भी एज सोर्स के तौर पर ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल कह देंगे। अब आगे आ जाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द रिएक्टर टू फिर 1,1 जेमिनल डायोल्स नॉन एज हाइड्रेट्स, और इनको बेसिकली वो कहते हैं कि 1,1 जेमिनल डायोल्स कहा जाता है, डायोल्स 1,1 जेमिनल डायोल्स, और इन्हें हाइड्रेट्स भी कहा जाता है, हाइड्रेट्स, क्योंकि हाइड्रेट जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन, यानी कितने वाटर साथ जुड़ जाते हैं, जितने वाटर जुड़ जाते हैं उसे उतने वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है। जैसे सोडा ऐश वगैरह में उनमें हमने पढ़ा था Na2CO3 के साथ 10 वाटर जुड़े हुए होते हैं, N2CO3 10 वाटर सोडा ऐश वगैरह में, तो ये 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से अब वाटर मुख्तलिफ लिगेंड्स वगैरह होते हैं, वाटर भी एज ए लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेटल और लिगेंड कम्प्लेक्स वगैरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाते हैं, यानी मेटल के साथ मुख्तलिफ लिगेंड वगैरह अटैच होते हैं, तो वो जो लिगेंड होते हैं वाटर भी होते हैं लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये 1,1 जेमिनल डायोल्स हाइड्रेट्स हैं, और 2 चीज़ें मैंने बताई थी कि एक हाइड्रेशन होता है, जब कोई भी जाके वाटर जाके जुड़ जाए उसे हाइड्रेशन कहा जाता है, जब वाटर जाके रिएक्शन कर जाए उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। इसी तरीके से कोई भी सॉल्वेंट जब जाकर जुड़ जाए उसे कहा जाता है सॉल्वेशन, और जब वही कोई भी सॉल्वेंट जाकर रिएक्शन कर जाए उसे सॉल्युबल एसिड वगैरह कहा जाता है। अब ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसे हाइड्रेट्स वगैरह भी कहा जाता है। 1,1 जेमिनल डायोल बन गए। हाइड्रेट्स आर नॉट स्टेबल एनफ टू बी आइसोलेटेड एज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैक टू द स्टार्टिंग मटेरियल। अब वो कहते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है हाइड्रेट्स की, इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप हो जाती है, यानी फॉरवर्ड भी रिएक्शन मूव कर होता है, रिवर्स भी रिएक्शन मूव कर होता है, क्योंकि ये जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इकट्ठे आ जाए तो ये अनस्टेबल होता है, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये एक रिएक्शन वापस दोबारा ये जिसमें से मिलकर बनना था दोबारा ये वाला प्रोडक्ट
उन रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसी टाइम वो रिएक्शन रिवर्स भी मूव कर रहे होते हैं। तो ये वैसे देखने में तो ओवरऑल फिर ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी। देखने में तो रिएक्शन ये लगता है कि ये रिएक्शन रुका है, लेकिन बेसिकली इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन देखने में क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो ये लगता है कि रिएक्शन रुका है, लेकिन वो ये होता है कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जिस टाइम पे जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उसी टाइम में उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो फिर ये ओवरऑल रिएक्शन चल रहा होगा, लेकिन फिर देखने पे पता नहीं चलेगा, इसलिए इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन एस्टैब्लिश है हाइड्रेट्स और रिएक्टिव स्पीशीज इन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स टू एसिड। ये एल्डिहाइड को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म इज यूजफुल बिफोर लुकिंग एट वेरी क्लोजली रिलेटेड मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। अब इस ये वाला जो रिएक्शन हमने पढ़ा है ये हाइड्रेट्स बने, इनका क्या मैकेनिज्म है कि ये मैकेनिज्म यानी ये किस मैकेनिज्म के थ्रू यानी ये जो रिएक्टेंट होता है ये प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, कौन कौन से बीच में स्टेप आते हैं जिनको लेकर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पहला रिएक्शन ये होता है कि ये एक कीटोन है, वही चीज जो हमने पहले पढ़ी थी, जो जनरल मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। ये सारे से पहले एसिड जो होता है एसिड जो होता है H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर यूज करके हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। फिर वही चीज यानी एक वाटर आएगा, वो ऑक्सीजन, अब ये एक वाटर आएगा कोई भी, ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना लोन पेयर यूज करके बॉन्ड बनाया इसलिए ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए इसलिए ऑक्सोनियम आएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है क्योंकि उसको डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई है। अब ये क्या करेगा कि कोई भी वाटर आएगा OH और ये नेगेटिव अपने पर्सन अपने लोन पेयर के थ्रू ये क्या करेगा इस कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा और कार्बन का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और RCOH और ये R इसके साथ ये वाला वाटर जाकर जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपना ये लोन पर इस्तेमाल किया। और अब होगा यूं कि OH बेस आएगी वो हाइड्रोजन को ले लेगी, कोई भी बेस आएगी, बेस जारी बात है वो हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगी क्योंकि वो जैसे कि OH होगी वो बेस होती है, OH हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगी और ये वाला डबल बॉन्ड जो होगा ये क्योंकि ऑक्सीजन मैंने पहले भी बताया कि जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उसके ऊपर प्लस का चार्ज भी आ जाए तो वो बहुत अनस्टेबल होता है, वो फौरन अपने डेफिशिएंसी को ओवरकम करने की कोशिश करता है तो वो बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा। तो ये इसका प्लस का चार्ज ये अपना खत्म कर लेगा और RCOH है और इस साइड पे भी H है R है और इसके साथ OH बन जाएगा और ये वाला बेस हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगी। अब ये बन गया 1,1 डायोल्स बन गए 2,2 डायोल्स यानी 1,1 जेमिनल डायोल 1,1 जेमिनल डायोल यानी जिस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है दूसरा हाइड्रोक्सिल भी उसी कार्बन के ऊपर मौजूद है। 1,1 जेमिनल डायोल्स वगैरह इनको कहा जाता है। तो ये इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो यही है कि कार्बन के ऊपर यानी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रिएट हुए हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं, डायोल्स बन जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एल्डिहाइड कीटोन्स के ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलेंस रीएजेंट यानी मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाए। अब K2Cr2O7 K2Cr2O4 K2Cr2O7 और उसके बाद KMnO4 ये मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होती है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज होगी KMnO4। इसी तरीके से फिर आगे आ जाता है कि टोलेंस रीएजेंट फेलिंग्स बेनेडिक्स टोलेंस रीएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन यानी ये इन्हें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनमें आ जाते हैं ये MCQ में पूछा जा सकता है कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। टोलेंस रीएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया FeHLing फेलिंग सॉल्यूशन, उसके बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये मुख्तलिफ जो होते हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इजीली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या करते हैं एल्डिहाइड को RCOOH एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं RCOO और एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो K2Cr2O3 भी होते हैं। अब आगे दे आर इजीली ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज, और जारी बात है जब माइल्ड से हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग से तो जारी बातें होंगे ही होंगे, तो उसमें फिर K2Cr2O7 और H2SO4 वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि एसिड कैटालाइज है तो H2SO4, इस वजह से हमने कहा कि H2SO4 क्योंकि एसिड है तो एसिड की कैटालिस्ट की मौजूदगी में, और K2Cr2O7 इसी तरीके से KMnO4 प्लस H2CO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड के पास भी चार एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। उसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 जो होता है ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है HNO3, क्योंकि इसके पास तीन ऑक्सीजन मौजूद है, ये खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो हेलोजन वगैरह होते हैं ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी जो हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी होती है वो F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन आयोडीन। ये जो हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी होती है, यानी ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी, ये वो इस तरीके से होती है, यानी फ्लोरीन की सारों ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। और यही वजह है कि जो फ्लोरीन होता है वो ऑक्सीडाइज वो रिप्लेस कर देता है। अगर फर्ज करें फ्लोरीन का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाया जाए, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन प्लस फ्लोरीन के साथ करवाया जाए तो पोटेशियम फ्लोराइड बन जाता है, और आगे ये जो होगी कोई भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा। इसी तरीके से KCl जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो KF बन जाएगा और Cl इधर से रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से Cl का जो भी आगे फर्दर प्रोडक्ट है, इसी तरीके से आगे अगर KBr हो और KBr और Cl हो, अब इनमें से जो Cl होगा वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि क्लोरीन ऊपर आ रहा है डाउन द ग्रुप, इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी होती है वो रिलीज कम हो जाती है डाउन द ग्रुप, जब फसलें भरी है, यानी फ्लोरीन की सारों ज्यादा होती है, क्लोरीन की ब्रोमीन, इसीलिए जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब KBr और Cl है, ये Cl ऊपर आता है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी ज्यादा है, तो ये ब्रोमीन को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। इधर आप पोटेशियम के ऊपर प्लस का चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर माइनस का चार्ज है। क्लोरीन क्या करेगी, KCl बना देगी, और KCl बनाने के बाद ब्रोमीन को वैसे रिलीज करवा देगी, और ब्रोमीन की -1 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खत्म हो जाएगी और -1 स्टेट खत्म हो जाएगी और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और क्लोरीन खुद रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ये इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी होती है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब वो कहता है कि K2Cr2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप एंड एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू हाइड्रोक्सिल इन दीस रिएक्शंस, यानी इनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोक्सिल के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब फर्ज करें ये एसिटाल्डिहाइड होना दिया है CH3COOH, ये एक एसिटाल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हमने करवाया और इसका नेसेंट ऑक्सीजन हमने प्रोवाइड की, और K2Cr2O3 और H2SO4, यानी वही बात कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने फर्स्ट प्रोवाइड किया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, COOH एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड के अंदर, यानी विनेगर सिरका जिसे कहा जाता है उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए स्टडी किया जाता है, इसके अंदर कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव है, और ये अगर इसी एसिटिक एसिड को जब बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करना होता है हम ये पढ़ेंगे कि इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है, और इसी को अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करें तो लार्ज स्केल में जब इसकी प्रोडक्शन की बात हो तो उसमें हम फिर इसे उसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये मुख्तलिफ आगे आ जाते हैं। प्रोपियोन एल्डिहाइड का भी इसी तरीके से, जब यही प्रोपियोन एल्डिहाइड हो तो वो प्रोपेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3 कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड हो तो वो प्रोपेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे आ जाता है कीटोन्स की ऑक्सीडेशन। अब जब हमने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो हमने जब K2Cr2O3 लिखा था और साथ H2SO4 लिखा था, लेकिन जब कीटोन्स आर ओनली ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कीटोन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होगा, जैसे कि K2Cr2O7 H2SO4, तो उसमें फिर हम K2Cr2O3 नहीं डालेंगे। अगर जब कीटोन होगा, जब इस H की जगह जब R लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, तो इस फिर जो K2Cr2O3 के बजाय हम K2Cr2O7 लिखेंगे, तो वो फिर इसे एसिटिक एसिड में, प्रोपेनोइक एसिड में जानी बात है, फिर कन्वर्ट कर देगा। CH3 CH2 और COOH वो उसमें फिर वो उसे कन्वर्ट कर देगा COOH। लेकिन इसमें ये होता है कि उसमें तो ये H जो था वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें जब एसीटोन होता है तो वो इसे क्या करता है, वो जब नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह से प्रोवाइड करते हैं तो इधर से चेन ब्रेक हो जाती है
और ये एक फार्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7 इधर से वो एक चेन ब्रेक हो जाएगी, सारी बात है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाती है। कार्बन और कार्बन बॉन्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कहा जाता है कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज होगी, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है। और उसके बाद COO और OH एक एसिटिक एसिड बन जाएगा इसमें भी। और इसमें एक और बात भी हो रही है कि चेन शॉर्टन, क्वेश्चन ये भी पेपर में बन कर सकते हैं, राइट द रिएक्शन इन चेन इज शॉर्टन, यानी चेन जिसमें शॉर्ट हो गया। अब ये पहले प्रोपानोन था, एसीटोन किसमें कन्वर्ट हो गया, एसीटोन की ऑक्सीडेशन तो ही है, लेकिन 3 कार्बन वाला जो कीटोन था वो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया और बाकी एक फार्मिक एसिड बन गए। और एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है राइट डायरेक्शन इन व्हिच 1 कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें भी यही चीज है। सवाल है कि लेकिन सवाल कई सारे हैं लेकिन आंसर सारों का एक बन रहा है, यानी वो कहें कि राइट डायरेक्शन में चेन शॉर्टन तब भी यही आंसर है, वो कहें कन्वर्ट द कीटोन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड तब भी यही आंसर है, और वो कहें कि एक कीटोन जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तब भी यही आंसर है। लेकिन वो कहें कि चेन इसमें राइट डायरेक्शन में चेन शॉर्टन राइट द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन तब भी यही आंसर है, यानी एक ही रिएक्शन होता है लेकिन वो कई बार वो। और ये भी कह सकते हैं राइट डायरेक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लीव्ड, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है इधर, तो तब भी फिर यही रिएक्शन आप लोगों ने लिखना होता है। अब वही चीज़ है कि अगर चाहे जितना मर्जी कार्बन वाला हो, जितना मर्जी हो, अब फर्ज करें ब्यूटानोन जब एसीटोन में पढ़ा था तभी हमने पढ़ा था एक कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो गई है। अब जब हम पढ़ेंगे कि इधर फर्ज करें एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं इसका क्लीवेज का। इसमें हमने ये पढ़ी थी जैसे एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया और एक एसिटिक एसिड बन गया और एक फार्मिक एसिड बन गया। अब अगर इधर हो CH3 COO CH2 CH3 और ऑक्सीजन ऐड हो नेसेंट ऑक्सीजन K2Cr2O7 और प्लस H2SO4, तो उसमें भी एक एसिटिक एसिड बनेगा, 2 एसिटिक एसिड बनेंगे, यानी ब्यूटानोन की ऑक्सीडेशन से। अब ये ब्यूटानोन है, इसकी क्या होगा, बॉन्ड कार्बोनिल वाले इधर से बॉन्ड टूटेगा, 2 एसिटिक एसिड बनेंगे, इधर भी CH3 COO H बन जाएगा और एक इधर भी CH3 COO OH, 2 एसिटिक एसिड बन जाएंगे, यानी कार्बन कार्बोनिल के साथ वाला जो कार्बन है उस जगह से बॉन्ड टूटेगा, यानी कार्बन का जिधर इस साइड से बॉन्ड नहीं टूटा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी इस कार्बन का कार्बन वाली के साथ दूसरे वाले साइड के साथ बॉन्ड टूटा है, इसमें भी कार्बोनिल का जो साथ वाली है उसके साथ बॉन्ड टूटा है, यानी तो 2 एसिटिक एसिड जनरेट हो गए। अब वो क्या कहते हैं कि आगे ये वाला चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात लिखी हुई है शुगर के वाले से कि शुगर जो होते हैं ये स्वीट होते हैं, टेस्ट सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डिराइव देयर नेम फॉर द फैक्ट दैट दे आर कंपोज ऑफ कार्बन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जाहिर बात है इसमें मोनो डाइसैकराइड मोनोसैकराइड डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड वगैरह आ जाते हैं, जिसमें फिर आगे मुख्तलिफ टाइप्स इनकी फर्दर होती हैं, ट्रायोजेज मोनोसैकराइड में फिर हम कहते हैं पेंटोजेज हेक्सोजेज, यानी 5 कार्बन वाला 6 कार्बन वाला, दे कंटेन 5 to 6 कार्बन इन देयर मॉलिक्यूल्स। अब मोनोसैकराइड हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक ग्लूकोज आ जाता है और एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है ये एल्डिहाइड होता है और जो दोनों हैं तो दोनों हेक्सोज ही हैं क्योंकि दोनों 6 कार्बन है, लेकिन जो एल्डिहाइड है वो जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड ग्रुप उसके अंदर मौजूद है और जो फ्रक्टोज है उसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद है। मोनोसैकराइड में फिर आगे ये टाइप्स आ जाते हैं, डाइसैकराइड में फिर सुक्रोज और फ्रक्टोज आ जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स, यानी 2 मोनोसैकराइड यूनिट जब आपस में मिलने हो तो उन्हें डाइसैकराइड कहा जाता है, जब 2 मोनोसैकराइड मिलने हो। तो पॉलीसैकराइड में फिर स्टार्च और सेलुलोज ये 2 टाइप्स आ जाती हैं, are made up of many monosaccharide units joined together. Notice the monosaccharide all have asymmetric molecules, कि जो monosaccharide होते हैं वो सारे के सारे asymmetric molecules होते हैं monosaccharide में, they therefore exhibit the optical isomerism, इसीलिए monosaccharide में optical isomerism भी होता है, इसीलिए dextrorotatory भी कहा जाता है क्योंकि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ये बात डिस्कस की जाती है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे मूव कर देता है, रोटेट कर देता है, इसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी से कहा जाता है। और लेवरोटेटरी होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दे हैव अ लार्ज कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन। और इसमें जब सॉल्युबिलिटी की बात डिस्कस की जाए कि ग्लूकोज वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों होता है, जारी बात है ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं और वाटर के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर।
दे गिव देम लार्ज कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे आर नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। यानी ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं जो वेपोरेटिव होते हैं, तो ये नॉन वोलेटाइल है यानी ये वेपोरेट नहीं होते और लेकिन पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेवरल एडजेसेंट कार्बन मॉलिक्यूल थॉट टू बी रिस्पांसिबल फॉर स्वीट टेस्ट ऑफ शुगर। वो कह रहे हैं कि स्वीट टेस्ट जो होता है शुगर का, यानी शुगर ये जो होती है ये सॉल्युबल क्यों होती है, तो यानी स्वीट इसका टेस्ट क्यों होता है, मीठी क्यों होती है। तो 3 4 5 और 6 CH2OH, इधर भी OH, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H और इधर COOH। वो कहना है कि ये बार बार OH के जो ग्रुप्स आ रहे हैं ये इसके स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इसे स्वीट टेस्ट इसका प्रोवाइड करते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, द मोस्ट ऑब्वियस फीचर जो होता है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड का प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ दे हैव द लार्ज कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए ये नॉन वोलेटाइल होते हैं और सॉल्युबल भी इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एडिशन का मॉलिक्यूल थॉट तो इसी वजह से इनका स्वीट टेस्ट भी होता है। एज वेल एज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड इस वजह से क्योंकि पॉली जब एक से ज्यादा मोनो होता है, मोनोहाइड्रोक्सी ये होता है एक कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो एक मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन जब एक से ज्यादा आ जाए फिर उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। अब इधर 1 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 4 पेंटा हाइड्रोक्सी ये एल्डिहाइड है, पेंटा हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, मींस पेंटी हाइड्रोक्सी पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहा जाता है। फ्रक्टोज को पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए। ग्लूकोज गिव द क्रिस्टलाइन कंडेंसेशन कंपाउंड विद 2,4-D and pH। यानी ये ग्लूकोज होता है ये क्रिस्टलाइन कंडेंसेशन कंपाउंड देता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, जैसे कि अभी हमने मुख्तलिफ रिएक्शन पढ़े एल्डिहाइड और कीटोन के अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, जिसमें कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाता है और एक वाटर रिलीज हो जाता है जो कंडेंसेशन रिएक्शन भी से कहा जाता है और एडिशन रिएक्शन भी। दिस इज सरप्राइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन नो कार्बोनिल ग्रुप। वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कोई भी कार्बोनिल ग्रुप मौजूद नहीं है। The since some common carbohydrates in ring structure, carbon atoms in the ring and the hydrogen atom attached them omitted। मोनोसैकेराइड अब ग्लूकोज होती है ये मोनोसैकेराइड है और ये प्लांट और एनिमल के अंदर भी ग्लूकोज वगैरह मौजूद होती है। इसी तरीके से फ्रक्टोज होती है ये फ्रूट और हनी के अंदर पाई जाती है, फल के अंदर भी, उसके बाद शहद के अंदर भी पाई जाती है और हनी की विस्कोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। मोनोकीटोज हेक्सोज वगैरह। राइबोज जो होता है ये 5 कार्बन शुगर से कहा जाता है, 5 मेंबर रिंग है, ये कंपोनेंट होता है RNA का भी, राइबोन्यूक्लिक एसिड वगैरह का। सुक्रोज जो होता है ये डाइसैकेराइड है। सुक्रोज होती है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। इसी तरीके से जो माल्टोज होती है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, यानी जो मोनोसैकेराइड है उसमें फिर ग्लूकोज आ जाती है। अगर मैं इनकी टाइप लूँ कि मोनोसैकेराइड में कौन सी आ जाती है, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आ जाती है, मोनोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और आ जाती है फ्रक्टोज आ जाती है। इसी तरीके से अगर डाइसैकेराइड की बात की जाए डाइसैकेराइड की तो सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज आ जाता है। सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज ये डाइसैकेराइड है 3, सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज। इसके याद रखने के लिए तरीके SLM, आप ये सलम SLM के तौर पर याद रख लें, SLM ये डाइसैकेराइड आ जाते हैं। इसमें सुक्रोज होता है ये 2 किन से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, यानी 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज किस 2 से मिलकर बना होता है, लैक्टोज जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और जो ये होता है सुक्रोज जो होता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज फ्रक्टोज और लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर ब्लैक्टोज। और ये लैक्टिक एसिड वगैरह ग्लूकोज प्लस यानी लैक्टिक एसिड ये मिल्क वगैरह के अंदर भी ये लैक्टोज मौजूद होते हैं लैक्टिक एसिड के तौर पर। और अब जब कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं जो कि एज ए स्टार्च वगैरह फर्ज करो कह रहे हैं जो कि पॉलीसैकेराइड होती है, जब उसकी डाइजेशन होती है तो पॉलीसैकेराइड सारे से पहले डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर डाइसैकेराइड फिर आगे फर्दर यानी सुक्रोज लैक्टोज या माल्टोज के अंदर, फिर वो आगे फर्दर टूट के उनकी डाइजेशन होती है, उनकी ब्रेकेज होती है, फिर वो आगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर या मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज। फिर जब वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर ग्लूकोज के अंदर जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो यानी फर्ज करें हमने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लिए, राइस वगैरह लिया या हमने गंदम वगैरह ली, तो फिर वो
उनकी जब डाइजेशन होती है तो अल्टीमेटली फिर वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो वाली ग्लूकोज होती है, जब वो ब्रेक डाउन सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फिर ग्लूकोज जो होते हैं वो फिर उनकी डाइजेशन वगैरह होकर बॉन्ड की ब्रेकेज वगैरह होकर तो फिर वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। तो इसलिए इस तरीके से फिर ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो खून के अंदर या ब्लड के अंदर राइज कर जाते बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से जब बंदा कोई चीज़ ना खाए लेकिन सिर्फ रोटी खाता रहे तो फिर भी बंदे का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर बंदा वाक करे तो फिर बंदे का ग्लूकोज का जो लेवल होता है या शुगर लेवल होता है, डायबिटीज़ वगैरह वो कम हो जाती है सिर्फ वाक करने से। वो इस वजह से क्योंकि जब हम बंदा वाक करता है चलता है तो जो उसका जो लेवल होता है ग्लूकोज का तो वो कम होने लग पड़ता है, ब्लड से कम होने लग पड़ता है, तो वो कम हो जाता है जब बंदा बात करता है। तो इसी वजह से जब बंदा कोई भी चीज़ ना खाए सिर्फ रोटी खाए तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। हालांकि कोई मीठी चीज़ नहीं खा रहा है लेकिन और यही होता है कि वो कन्वर्ट होते हैं तो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ग्लूकोज ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। और जब बंदा वाक कर रहा होता है तो ग्लूकोज सारी बात है यूटिलाइज हो रही होती है ब्लड के अंदर, उसका लेवल के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो यूटिलाइज हो रही है क्योंकि वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसकी वजह से वो फिर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से जो पॉलीसेकेराइड में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक स्टार्च आ जाता है और एक सेलुलोज आ जाते हैं। जो स्टार्च होते हैं उसमें ग्लूकोज की यूनिट्स होते हैं, चेन्स वगैरह मौजूद होती हैं। प्लांट स्टोरेज और ऑरेंज पोटैटो के अंदर यानी जो आलू वगैरह होते हैं पोटैटो उनके अंदर स्टार्च वगैरह मौजूद होते हैं। इसी तरीके से सेलुलोज जो होता है उसमें भी ग्लूकोज की चेन्स वगैरह मौजूद होती हैं लेकिन उनका जो यानी क्योंकि दोनों के अंदर स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज की चेन मौजूद होती हैं और सेलुलोज के अंदर भी वो ग्लूकोज की चेन मौजूद होती है लेकिन दोनों का जो पैटर्न होता है वो अलग डिफरेंट होता है। तो उसके बाद ये आगे आ जाता है ग्लूकोज। जी मैं बता चुका हूँ कि द टू फॉर्म्स आर रेडीली इंटरकन्वर्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन, अबाउट 1% ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म। दिस फॉर्म कैरीज यानी ग्लूकोज हमने भी पढ़ा क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, COOH ग्रुप मौजूद होता है, एल्डिहाइड ग्रुप से कहा जाता है। इन एक्वस सॉल्यूशन अबाउट 1% ऑफ ग्लूकोज। इसी तरीके से इट इज एल्डोज भी से कहा जाता है, एल्डोज एल्डिहाइड की वजह से। इन एडिशन टू द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑलरेडी मेंशन ग्लूकोज शो द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टिपिकल एन एल्डिहाइड। रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक सॉल्यूशन स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड अदर रिड्यूसिंग सॉल्यूशन। यानी जो फेलिंग सॉल्यूशन जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहा जाता है ये एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट भी है। ये एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई कर लेता है यानी रिड्यूसिंग शुगर्स वगैरह को ग्लूकोज वगैरह की टेस्ट के लिए मौजूदगी को ये बताता है। अब ये इधर OH है और एक H जो मैंने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाया था अगर देखा जाए तो OH इस जगह पर मौजूद है, फिर एक H इस जगह पर H मौजूद है, H और इस जगह पर OH मौजूद है, फिर एक और एक OH CH2OH आ गया, फिर एक OH इधर आ गया, फिर एक OH इधर आ गया। यानी दो OH ये जो नीचे वाले ये इकट्ठे हैं, उसके बाद एक H और उसके बाद एक ऊपर OH है। यानी ये इसकी एक रिंग फॉर्म होती है और इसकी ये एक ओपन चेन फॉर्म होती है। ओपन चेन फॉर्म में तो ये इस तरह लिखा जाता है और इसकी एक रिंग फॉर्म होती है। इसी तरीके से फ्रक्टोज का अगर लिखना है तो फ्रक्टोज का भी इसी तरीके से होगा। फ्रक्टोज में एक कीटो ग्रुप मौजूद रहता है, इसमें 6 कार्बन 3 4 5 6, उसमें भी नीचे ये CH2OH ही होता है और इधर भी OH और इधर भी OH और बाकी H और H, इधर तक तो दोनों का सेम है। उसके बाद इधर H और इधर OH, इधर भी दोनों का सेम है इधर तक। इधर क्या था, एक OH था लेकिन ये क्योंकि फ्रक्टोज है और ये कीटो ग्रुप है, कीटो हेक्सोज है, कीटो हेक्सोज फ्रक्टोज को कहा जाता है कीटो हेक्सोज, क्योंकि इसके अंदर एक पेंटाडॉक्सी कीटोन भी से कहा जाता है, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये सारे इसके नाम है। कीटो हेक्सोज भी, फ्रक्टोज भी, पेंटाडॉक्सी कीटोन भी, क्योंकि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, एक ये 2 ये 3 ये 4 ये और 5वां ये ऊपर लगा हुआ है CH2OH ये आ जाते हैं। तो 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉन एज फॉर्मेलिन, यानी 40% जो एक्वस सोल्यूट है फॉर्मेल्डिहाइड का उसे फॉर्मेलिन कहा जाता है, विच इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यानी जो मुख्तलिफ जो बायोलॉजिकल के स्पेसिमेंस होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, यानी ताकि वो ख़राब ना हो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एसीटोन जो होता है एक कीटोन है, ये वाइडली यूज होता है सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री, इन लेबॉर्ट्री और होम वगैरह के अंदर इसका एसीटोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये वाला चैप्टर इधर अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो चुका है।